जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JMS इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है सामाजिक आंदोलन। यह जो आपका टॉपिक है BA सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है और इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा रखा है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैंने सामाजिक आंदोलन, श्रमिक आंदोलन के ऊपर सेपरेट वीडियोस बनाई हुई है, तो आप उन वीडियो को देखिए। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो करेंगे महिला आंदोलन के ऊपर, और किसान आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन के ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट के अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। 5 से 10 मिनट में आपको पहले चैप्टर का पूरा मतलब समझाऊंगा, फिर उसके बाद इसे एग्ज़ाम में कैसे लिखना है वह बताऊंगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि महिला के ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो महिलाओं के ऊपर ये क्वेश्चन आएंगे कि महिला आंदोलन कभी सीधा नहीं पूछा जाएगा, महिलाओं की स्थिति और फिर आंदोलन पूछा जाएगा। और याद रखना, महिलाओं के 2 ही आंदोलन हैं, तो हम 2 आंदोलन को लिखने की बजाय हम क्या करेंगे कि उनकी स्थिति के साथ उनके दोनों आंदोलन के बारे में बताएंगे। तो एक ही बार ऐसा हुआ कि आंदोलन के बारे में पूछा गया है, तो उसमें हमें स्थिति उनकी बतानी ही पड़ती है। तो अब हम समझते हैं अपने टॉपिक को। तो देखो दोस्तों, महिलाएं के ऊपर हम क्या पढ़ क्यों रहे हैं। एक आदमी, या हम कहें मानव में महिला पुरुष दोनों शामिल होती है, ठीक है दोस्तों। तो एक मानव जाति जो है, मानव जाति में महिला पुरुष दोनों शामिल है। तो जब मानव विकास करता है तो महिला उसके साथ विकास क्यों नहीं करती, मानव में हमेशा पुरुष ही क्यों जोड़ा जाता है। तो यही बात है। तो महिला जो है दोस्तों, कहीं ना कहीं पुरुष से पीछे रह गई। तो वही उसका एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो उसके लिए एक आंदोलन है, या महिला जो है समाज में पीछे रह गई। अब मैं आपको 2-3 जगह समझाता हूँ। सबसे पहली बात, महिला को अगर हम सामाजिक दृष्टि से देखें, ठीक है दोस्तों, तो 3 तरीके देखते हैं। एक यूरोपीय संदर्भ में देखते हैं, एक एशिया के संदर्भ में देखते हैं, और एक अरब के संदर्भ में देखते हैं। अगर आप देखोगे दोस्तों, तो अरब में अभी भी महिलाएं पहली पायलट या पहला बन रही हैं कुछ, तो उनको वहाँ पर भी पूरे अधिकार नहीं मिले थे, वहाँ वो अधिकार अभी पा रही है। लेकिन वहाँ पर अधिकार का मतलब क्या था दोस्तों, जब वो होती है तो किसी के संरक्षण में ही होती है। चाहे अभी भी कई जगह पे एशिया के अंदर भी वो किसी के संरक्षण में हो रही है। अगर एक लड़की है तो उसे जब वो पैदा होगी तो वो अपने पिता के संरक्षण में, फिर कुछ भाई के संरक्षण में रहेगी, फिर उसको अपने पति के संरक्षण में रहेगी। वो खुद के संरक्षण में या खुद के उसमें नहीं रह सकती, ठीक है दोस्तों। अब दूसरी बात आती है एशिया के अंदर। एशिया के अंदर दोस्तों उसका अस्तित्व जो है वो आधा आधा है, उसे थोड़ी आज़ादी है, थोड़ी नहीं है। और ब्रिटेन या फिर हम कहें यूरोप की तरफ, तो वहाँ पुरुषों के बराबर महिलाओं को कहीं ना कहीं अब थोड़ा ही फ़र्क रह गया है, वो आगे बढ़ गई हैं। लेकिन यूरोप में दिक्कत ये हुई है कि महिला का जो एक आंचल है, ये जो हम कहें कि उसका अपना अस्तित्व है, जो माँ का रूप है, जो वो उसकी सिस्टर का रूप है, वो उसे कहीं ना कहीं खो रही है। तो मतलब आपको समझ में आया कि महिला की मैं सामाजिक 3 दृष्टि के बारे में बात करी है। एक एशिया, एक आपका यूरोपीय रूप में, और एक आपका अरब के रूप में, कि जहाँ पर महिलाएं बिल्कुल पीछे रह गई हैं, या फिर उनको किसी संदर्भ में रहना पड़ रहा है जहाँ पर वो भी आधे रूप में आई है और जहाँ पर पूरे रूप में आ गई है। तो इसमें भी कुछ समस्या है, इसमें भी कुछ समस्या है, इसमें भी कुछ समस्या है, ठीक है दोस्तों। लेकिन मैं आपको इसे समझा रहा था एक समझाने की वजह से, अभी ये नोट्स में नहीं है अब दोस्तों, लेकिन ये किताब में है आपके, जो ऑनर्स या MA में आपको पढ़ने को मिलेगी। तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को ख़त्म करता हूँ, मैं आता हूँ आपके टॉपिक पे। भाई देखो, महिलाओं को कभी भी, मैंने आपको बताया कि आदमी जाति या मानव जाति जब बढ़ी तो उसमें आदमी आगे आ गया, महिलाएं उससे बहुत पीछे रह गई। तो सबसे पहली बात, महिलाओं के सबसे पीछे होने का कारण ये है, निम्न स्थिति का कारण ये है कि उसकी गरिमा, उसको गरिमा नहीं मिलती, ठीक है दोस्तों। आज भी महिलाओं को कायर के लिए यूज़ किया जाता है। कोई कहता है चूड़ी पहन लो, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि वो ये बताना चाह रहा है कि चूड़ी मतलब कि आप कायर हो, यही बताना चाह रहा है ना, वो कावर्डनेस को दिखा रहा है, ठीक है। जबकि दुनिया की आधी आबादी तो महिला ही है। अगर आधी आबादी तरक्की नहीं करेगी तो मानव जाति तरक्की कहाँ से करेगी। अगर सब के सब मान के चलिए, औरत या फिर जो महिला और पुरुष दोनों तरक्की करेंगे तो कितने साथ साथ मानव जाति आगे बढ़ेगी। लेकिन इस तरक्की में सिर्फ पुरुष रहेगा तो ये स्लो ग्रोथ रहेगी। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई महिलाओं को गरिमा से नहीं, उसकी गरिमा को ठेस होती है। फिर समानता, जब मानव जाति में पुरुष और महिला दोनों समान है, जब हमारे उत्पन्न जो होते हैं, जब एक बच्चा पैदा होता है, जब पुरुष होता है तो भी महिलाओं की भागीदारी होती है, तो फिर उसे अलग क्यों समझा जाता है, उसे चीज़ों से अलग क्यों रखा जाता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है। तो आपको समझ में आया क्या क्या चीज़ समझ में आई। मैंने बताया गरिमा और समानता ये नहीं मिलती महिला को। फिर हम बात करते हैं आबादी।
आबादी में आधा होने के कारण, लेकिन उसका भागीदारी आबादी में नहीं है। सरकारों में भी आधी नहीं आई, आधी सरकार में नहीं है, अभी भी ऑफिसेज में वो पूरी आधी आबादी में नहीं है। तो जब उसकी आबादी आधी है तो चीज़ों में आधी आधी क्यों नहीं है? आधे जज महिला क्यों नहीं है? आधी पुलिस डिपार्टमेंट महिला क्यों नहीं है? आधा डॉक्टर या फिर मेडिकल स्टाफ महिला क्यों नहीं है? आधे हर चीज़ में समझो कि 50% जब उसकी आबादी, तो 50% क्यों नहीं है? उसके बाद में दोस्तों महिला के साथ विभेद होता है, जैसे घरों में पैदा होने पर, कई चीज़ों में, समाज में, स्कूल कॉलेज जाते टाइम स्कूल कॉलेज उनके लिए मना कर दिया जाता है, या फिर उनका छेड़खानी होती है, उनको दबाया जाता है, उनके परेशान किया जाता है। दहेज आपको पता ही है, दुर्व्यवहार, शिकायत ना करना, कि वो शिकायत ही नहीं करती अपने बारे में। दहेज की अभी भी मना किया गया, लेकिन अभी भी हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है। ये सब चीज़ें दोस्तों बताई गई है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि महिला के पीछे होने का कारण क्या है। अगर आप नॉर्मली सोशल स्टूडेंट हो तो आपको तो सब पता ही होगी कि भाई महिला के पीछे होने के कारण क्या है। आप 4-5 अपने तरफ से भी जोड़ देना। अब बात करते हैं कि भाई कौन कौन से आंदोलन आज तक महिलाओं ने किए हैं। तो भाई मैं बताता हूँ कि महिलाओं ने कौन कौन से आंदोलन किए। दहेज प्रथा आंदोलन, भूदान आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ताड़ी विरोध आंदोलन। ठीक है दोस्तों। और इन सब आंदोलनों के बावजूद आपका 10 जून 1992 में एक राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया जो महिलाओं के लिए काम करेगी। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हुई है, आंदोलन और राष्ट्रीय महिला आयोग। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूँ कि दहेज प्रथा आंदोलन क्या है। दहेज से कई तरीके से, कई बार दहेज के लिए जला देना, दहेज के लिए आत्महत्या करना, ये सब चीज़ें सामने आई थी कि कई बार रिश्ते जो होते थे दहेज की वजह से नहीं लिया जाते थे। तो इसीलिए कई एक आंदोलन हुआ जिसके बाद दहेज प्रथा एक कानून बनाया गया। भूदान आंदोलन में दोस्तों महिलाओं को भूमि का मालिक या फिर भूमि का मेन मालिक महिलाओं को बनाया जाए, भूदान करना, यह सब चीज़ें बताई गई। सॉरी दोस्तों आवाज़ की इंटरप्शन के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, भूदान किया गया कि भाई जमीन दान, महिलाओं के नाम पर संपत्ति हो। जो पुरुषार्थ दिखाया गया उसकी जगह महिला को आगे आना चाहिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन, दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी यही हुआ था कि महिलाएं जो थी उन्होंने पेड़ से चिपक गई थी, उन्होंने पेड़ों को बचाया था। ताड़ी विरोध आंदोलन, जब उनके पति आंध्र प्रदेश में शराब पी लेते तो उन महिलाओं ने इकट्ठे होकर उस शराब की जगह को हटा दिया था। फिर उसके बाद में नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो बनी, उसने महिलाओं के लिए बहुत से काम किए हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए सेल बनाए, कॉलेजेस में जगह बनाई, उनके लिए हर एक जगह कोशिश करी कि उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके। ठीक है दोस्तों। तो अब तक हमने पढ़ा क्या, इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, तो हम यही पढ़ने वाले दोस्तों महिलाओं की गरिमा के बारे में, समानता के बारे में, आबादी के बारे में, कितना होने के बाद उनका गलत हो रहा है, उनका क्या क्या गलत हो रहा है, उन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए, उन आंदोलन में क्या क्या किया और उन आंदोलन का क्या प्रभाव रहा, आज महिला की स्थिति क्या है, यह सब चीज़ें। ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं, क्या समझ में नहीं आया, क्योंकि अब मैं आपको एक एक करके इन चीज़ों को विस्तार से बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कैसे इसे एग्ज़ाम में लिखना है। तो यहाँ पर बता रहा है कि भारत ही नहीं विश्व में ही महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार व गरिमा नहीं प्राप्त होती। जैसा कि हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो जापान और हिरोशिमा नागासाकी में बम फेंके गए थे, उनका नाम भी लिटिल बॉय और फोर्ट बॉय जैसे नाम था। और यह दर्शाता है कि बमों के नाम भी पुरुषों के नाम पर रखे गए हैं। वह पुरुषार्थ को अधिक बल, वीरता और साहस से देखकर जोड़ता है, जबकि महिलाओं को साहस और वीरता का उल्टा माना जाता है। जैसे हम युद्ध में समानता भी देखते हैं कि लोग कहते हैं कि वह पुरुष कमज़ोर व वीर नहीं दिखना चाहता, तो यहाँ से बात सिद्ध होती है कि समाज में यह धारणा एक विकार की तरह है कि सभी के मन में बसाया गया है कि महिलाएं और पुरुषों में फ़र्क होता है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था दुनिया भर में, ऐसा नहीं कि भारत में महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है, दुनिया भर में जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था और जापान के ऊपर जब 2 बम फेंके गए थे हिरोशिमा और नागासाकी में, तो वो बम फेंकते उन बम के नाम थे लिटिल बॉय और फैट बॉय, जिसका मतलब क्या है कि वो भी बताते हैं कि भाई बच्चा था वो बम। ठीक है। उसमें ये नहीं बताया गया कि महिलाओं का नाम नहीं लिया गया, एक भी बम का नाम महिला के नाम पे नहीं था। तो मतलब क्या समझाया गया कि यहाँ पर हर एक चीज़ में पुरुष के साथ जोड़ के देखा जाता है, महिलाओं को चीज़ों के साथ जोड़कर नहीं देखा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई। उसके बाद में अगर युद्ध में किसी को कायर बोलना है तो जा, तू महिला है क्या, ऐसे डर रहा है ये वो, तो ऐसे कहावतें बनाई दी गई है कि पुरुष वीर है, महिलाएं वीर नहीं है, यहाँ पर ये बताया गया दोस्तों। ठीक है। और ये मन में है, ये विकार की तरह है, बीमारी की तरह है, जिससे हम सभी को लड़ना है।
इन सब से हट के अगर हम देखें तो हमारे देश की 48% से भी ज़्यादा जनसंख्या महिलाएं हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर हम इन्हें साथ लेके नहीं चलेंगे तो 50 से 52% जो विकास है वो रुक जाएगा, ठीक है। हमें आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो देखो दोस्तों, अगर देश में कोई भी देश ऐसा है जो सोचता है कि उसके देश का विकास सिर्फ पुरुष ही कर देंगे तो गलत है दोस्तों। याद रखो, एक व्यक्ति भी देश को बहुत आगे ले जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर मान के चलो अमेरिका में 10 लोग हैं ना ऐसे जो बहुत अमीर है, वो पैसा लेकर आए हैं, उससे अमेरिका आज आगे है, तो सोच सकते हो कि 10 पुरुष की जगह अगर हमारे देश में 20 ऐसी महिलाएं हो जाए तो हमारा देश आगे बढ़ जाएगा। लेकिन हम उन महिलाओं को घर में ही रोक देंगे तो हमारा देश भी घर में ही रुक जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई हमें हर किसी को आगे लेकर चलना है। किसकी नॉलेज, कौन सी महिला, कौन सी हमारे देश की वो लेडीज़ होगी जो हमें कहीं आगे ले जा सकती है। तो यहाँ पर यही बताया गया है दोस्तों कि कहीं ना कहीं हमें जो है महिलाओं, पुरुष के साथ महिलाओं को भी लेकर चलना होगा। महिलाएं समाज का अभिन्न अंग है। वे राष्ट्र का निर्माण, विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनको समाज में उचित, समान व सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कार्यों में भागीदारी उपलब्ध कराना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ बताया गया कि भाई महिलाएं जो हैं वो अभिन्न है, इसे आप चाह कर भी नहीं हटा सकते। ये समाज का एक ऐसा अंग है जिसे आप अलग नहीं कर सकते। ये समाज का एक पार्ट है और इस पार्ट को आपको उचित अवसर देना होगा, एक अच्छा मौका देना होगा, उसे हर जगह भागीदारी देनी होगी, उसे आपको हर जगह रखना होगा। उन्हें पहले नहीं मिलता है, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात को लेकर जरा भी संकोच नहीं किया और पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकार दिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई हमारे संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने वोटिंग का अधिकार तुरंत दे दिया। दुनिया भर में लड़ाई हुई कि भाई महिलाओं को वोटिंग का अधिकार लेट जाके मिला, लेकिन जब हमारा संविधान बना हमें तुरंत ही वोटिंग का अधिकार महिलाओं को दे दिया गया, उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार दे दिया गया। हर चीज़, हर एक अधिकार जो पुरुष को मिलते हैं वो सभी अधिकार एक महिला को दिए गए। तो यहाँ से दोस्तों हम क्या समझते हैं, यहाँ से हमें समझ में ये आता है कि जितने भी है हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश का एक क्लियर माइंड था कि जो चीज़ पुरुष को मिली है या फिर जो पुरुष को अधिकार मिले हैं वो महिलाओं को भी मिले। तो अब तक हमने दोस्तों समझा क्या है, हमने समझा है कि भाई दुनिया भर में महिलाओं को कमज़ोर समझा जाता है और ये हमारी एक विकृति है, बीमारी है। उसके बाद में अगर हम महिलाओं को रोकते हैं तो हमारे देश का 48% विकास रुक जाता है। उसके बाद में अभिन्न हिस्सा है, अलग नहीं कर सकते महिलाओं को, इनको लेकर चलना होगा और इसके लिए इन्हें हर जगह भागीदारी, पार्टिसिपेट करवाना होगा, हर जगह इन्हें रखना होगा। जब भी महिलाएं आएंगी और तभी हमारे देश का विकास होगा। एक जितने लीडर हैं उन सब में महिलाओं को आना पड़ेगा, जितनी कंपनीज है उनका लीडर महिला को बनना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें बताई गई है। अब लेकिन हमें एक्चुअल सिचुएशन पे भी बात करनी होगी कि महिलाएं आज के टाइम में पीछे क्यों है, हमें उन्हें आगे क्यों करना पड़ रहा है, वो खुद क्यों नहीं आगे है। तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि विभेद में फ़र्क। भारतीय समाज में जहाँ पुरुषों को अभी भी आगे बढ़ने की स्वतंत्रता है, वहाँ स्वतंत्रता महिलाओं और स्त्रियों को नहीं है, स्वतंत्रता है दोस्तों, ठीक है। हम आगे आज भी देखते हैं कि लड़की के पैदा होने पर खुशी मनाई जाती है, लड़की के पैदा होने पर नहीं मनाई जाती। ऐसे लड़कों को बाहर जाकर काम करने की आज़ादी, अकेले रहने की स्वतंत्रता है, वहीं स्वतंत्रता लड़कियों को नहीं मिलती। इसलिए सरकार कई योजनाएं चलाती है जिससे लड़कियों की पढ़ाई का खर्चा, लड़कियों के लिए साइकिल, ताकि वह दूर की यात्रा कर सके, प्रयास कर सके, ताकि लड़के लड़की में भेद है दोस्तों, ये भेजना नहीं है, भेद समझा ना जाए, परंतु मानसिक रूप से अभी भी ये लोग विभेद करते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या बात कह रहा है, एक महिला और पुरुष में भेद किया जाता है, ये बताया जा रहा है समाज के अंदर, परिवार के अंदर। अगर मान के चलो आज मैं एक पुरुष हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं राजनीतिक डेवलपमेंट करूँ, मैं किसी पार्टी का नेता बनना चाहता हूँ और मैं अकेले निकल जाऊँ, ठीक है, घर से, और तो मुझे कोई कुछ कहने वाला नहीं होगा, कहेंगे लेकिन उतना मेरे ऊपर कोई कुछ नहीं हुआ। एक महिला बोले कि मैं देश का विकास चाहती हूँ और मैं अकेले निकल जाती है वो, तो उसके ऊपर 10 तरह की बात होगी, उसे निकलने नहीं दिया जाएगा। अगर वो पढ़ना चाहती है आगे जाके किसी और राज्य में अकेले, तो उसे जाने नहीं दिया जाएगा। उसे नौकरी करनी है, नहीं करनी है। अब आप कहोगे बाहर जाके वो होगा दोस्तों, बाहर जाके उसका विकास हो सकता है, किसी तरीके से उसे रोका गया ना। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि ये विभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो कोई भी एक दिन में कंपनी का मालिक नहीं बनता, पहले उसे छोटे लेवल से काम करना होता है, उसको आगे बढ़ना होता है। अब महिला को आप घर से ही नहीं निकलने दोगे, वहाँ जाने नहीं दोगे, तो वो आगे कैसे बढ़ेगी, वो काम कैसे करेगी। तो ये बताया गया कि भाई विभेद किया जाता है महिलाओं के साथ, इसीलिए महिला पीछे रह गई। आज कितने भी दहेज कानून आ जाए, परंतु अभी भी दहेज लेने की प्रथा है, जिस वजह से लड़की की शादी करने में कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। अब देखो दोस्तों, दहेज में क्या होता है कि आपने कई कानून तो बना दिए, लेकिन दहेज तो अभी भी चल ही रहा है, दहेज अभी भी लोग मांग ही रहे हैं। अब अलग तरीके से गिफ्ट के रूप में मांग रहे, यहाँ पर ये बताइए।
समाज में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, भारतीय समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, बलात्कार, इन्हें दबाने का प्रयास किया जाता है, महिलाएं बदनामी के डर से प्रकाशित नहीं करती। इसके बाद यह भी देखने को मिला है कि यही महिलाएं आगे जाकर शिकायत करती भी है तो अपराधी को सजा नहीं मिलती, क्योंकि न्याय व्यवस्था काफ़ी गतिरोध है और न्याय लेने में महिलाओं को गरिमा को ठेस भी पहुँचाया जाता है। अब देखो दोस्तों, रेप एक तरह से एक्सीडेंट है, ठीक है, कि भाई किसी के साथ हुआ है। अब उस एक्सीडेंट या फिर हमें घटना को एक सबसे बड़ी सज़ा है। अब क्या होता है कि कोई महिला इसके बारे में रिपोर्ट करती है, ठीक है, कि उसके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ है या फिर उसके साथ कुछ भी हुआ, रेप हुआ है, तो उसे जाकर शिकायत करानी चाहिए। लेकिन हमारा समाज इसे एक्सेप्ट नहीं करता। अगर उसने शिकायत करा दी तो उससे कोई जल्दी शादी नहीं करता, उसे जगह जगह अवसर नहीं मिलते, उसे एक पहली नज़र में उसके ऊपर एक कहीं ना कहीं उसको दूसरे चश्मे से देखा जाता है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि समाज में महिलाओं का एक तो दुर्व्यवहार होता है, इसी कारण उनकी हिम्मत बढ़ती है। तो पहली बात तो यहाँ पर ये हुई कि महिलाएं रिपोर्ट नहीं करा रही, डर है, ठीक है। बाहर या कहीं भी और जगह इस चीज़ का नहीं है, उस जगह उनको सज़ा दी जाती है, मतलब कि जिसने ऐसा किया हो। और सज़ा होने के बाद दोस्तों उस महिलाओं को बहादुरी की नज़र से देखा जाता है कि भाई शी रिपोर्ट, उसने रिपोर्ट किया चीज़ को, और उसके लिए उनके लिए क्लैपिंग होती है, उनके लिए काफ़ी अवार्ड्स होते हैं। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ उनको पहले प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें इतना जगह पे जाना पड़ता है कि वो इतनी चक्कर नहीं मारना चाहते ऐसा न्याय पाने के लिए। फिर उसके बाद में अगर वो बेचारी आगे चली भी जाए तो इतने अपराधी बुलंद होते हैं कि उन्हें सजा ही नहीं मिलती, वो बाहर आ जाते हैं। उसके बाद में उनको कई तरीके से, मेन रूप से कहीं ना कहीं ये बताया गया है कि एक नई समस्या है जो बहुत ही गंभीर है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये बताया गया कि भाई महिलाओं का दुर्व्यवहार हो रहा है, इससे पीछे हो जाएंगे, उन्हें डर रहेगा हमेशा कि भाई ऐसा कुछ होगा इसलिए बाहर ही नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पर कितनी चीज़ें बता दी भाई। सबसे पहले हमने बताया कि भाई महिला अभिन्न अंग है, उसके बारे में बताया कि उसको कैसे दुनिया भर में पीछे रखा गया है। उसके बाद विभेद होता है, उसके बाद दहेज मांगा जाता है जिस वजह से कोई बेटी नहीं चाह रहा होता या फिर कुछ अलग चीज़ें हैं। उसके बाद उनका दुर्व्यवहार होता है, उसको अभी भी शिकायत नहीं करती डर के मारे, और अभी भी जो लोग ऐसा करते हैं वो बाहर घूमते हैं और वो घर में रहती है, ये चीज़ बताइए। समानता का अधिकार, बेशक ही संविधान द्वारा सारे समानता दे दी गई है, लेकिन अपेक्षा की जाती है वो घर को संभाले, बच्चों की देखभाल करे, अतिथियों की सेवा करे, माँ बाप की सेवा करे। कहीं ना कहीं समाज में भी उन्हें ग्रुप में नहीं देखना चाहता, इसलिए सरकार से आरक्षण की मांग उठानी पड़ रही है। अब देखो दोस्तों, महिलाओं को हम लोग क्या समझ रहे होते हैं, हम कभी उसे इस चीज़ में रोल में देख ही नहीं सकते कि वो घर चलाए। हम उसे उसी रोल में देखना चाहते हैं कि वो बच्चे संभाले, परिवार संभाले, माँ बाप की सेवा करे, अतिथियों का ध्यान रखे। उसे हम घर के अंदर देखना ज़्यादा चाह रहे होते हैं, घर के बाहर नहीं। और ये हम सबका वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हर कोई यही चाहता है, उसके अलग फंक्शन को नहीं देखना चाहता, उसके अलग कार्य को नहीं देखना चाहता। तो मतलब फिर वो आगे कैसे बढ़ेगी, आज के टाइम में वो कैसे आगे जाएगी, कैसे डेवलपमेंट करेगी, कैसे अपने लिए कुछ कर सकेगी। उसको तो एक बंधी हुई जिम्मेवारी दे रहे हो ना आपकी, भाई आपको यही करना है, तो ये चीज़ बताई गई है। और अब जैसे मतलब आरक्षण के बारे में, अब यहाँ पे आरक्षण की बात हो रही है कि भाई देखो, अब उसे नेता बनना है, मान के चलिए देश का प्रधानमंत्री महिला को होना है, ठीक है, एक पल के लिए, या फिर राज्य का मुख्यमंत्री महिला को होना है, तो उसके लिए उसे घर से निकलना पड़ेगा, लोगों के बीच जाना पड़ेगा, असली समस्याओं को समझना पड़ेगा, तभी तो बनेगी। लेकिन हम नहीं करने, वो निकल ही नहीं पाते, हो नहीं पाता, इसलिए हम आरक्षण की बात करें कि उसको आरक्षण दे दें, उस जगह से वो जीत जाए। तो आरक्षण तो एक तरह से उसके लिए आप एक जगह बना रहे हो, वो खुद कब आएगी। मतलब मान के चलिए मैंने आपको काम ना करने के 500 रुपये दिए, लेकिन आप काम करके जो 500 रुपये कमाएंगे और घर बैठ के मैं जो 500 रुपये आपको दे रहा हूँ, दोनों फ़र्क है ना। उसका मतलब भीख हो गई जो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, लेकिन जब आप काम करके कमा रहे हैं तो वो आपकी मेहनत है। तो वही चीज़ यहाँ पर, ये जो महिलाओं का आरक्षण है वो भीख एक तरह से, वो अपने लिए खुद कब कैसे करेगी, खुद कैसे मेहनत करेगी आगे बढ़ने के। तो यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि किस प्रकार ही महिलाओं की स्थिति लोकसभा में केवल 9.02% और राज्य की विधानसभाओं में भी यही लगभग हाल है। 29 राज्य की विधानसभा देख लो, 10, 12, 13, बहुत से बहुत 15%, उससे ज़्यादा महिला है ही नहीं। देश में भी हमने देख लिया, जब लोकसभा के चुनाव हुए तो वहाँ 9% है। तो उससे क्या पता चलता है दोस्तों कि जो महिलाएं हैं वो अभी भी एक लीडर फॉर्म में सामने नहीं आई है, वो आगे चलकर देश को नहीं संभाल रही हैं। तो इससे ये पता चलता है कि अभी उसको हम घर से वहाँ से निकलने नहीं दे रहे, उसे हम उसके रोल से नहीं छोड़ रहे, और कहीं ना कहीं वो अभी स्वतंत्र पूर्ण रूप से नहीं है, इसी वजह से वह पीछे है। अब हमने अब तक पढ़ा क्या, हमने पढ़ा दोस्तों, नॉर्मल सी बात है कि हमने यहाँ पढ़ा कि भाई किस तरीके से महिलाओं को एक मानसिकता हमने बना रखी है, पीछे क्यों है, क्योंकि उसका भेदभाव होता है,
कानून वैसा नहीं है, उसके लिए न्याय इतने सही नहीं है। समानता बस कहने की बात है, असली में कोई समानता नहीं है। लोकसभा में हम देखते हैं वो लीडर फॉर्म में सामने नहीं आ रही। अब और भी दो चार आप अपनी तरफ से बता सकते हो जो आपको लगती हो, जो आपने कहीं पढ़ा हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे शेयर भी कर सकते हैं कमेंट में कि क्या मैं ये पॉइंट लिख दूँ या नहीं। और मुझे एक कमेंट ये ज़रूर करना कि भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि भाई मेरी मेहनत है तो मेरे को पता चले, और उसका रिजल्ट जरूर बताओ यार, ठीक है। अब बताया गया महिलाओं ने आंदोलन कौन कौन से चलाए। आंदोलन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, बदलाव, जो किसी सोच के लिए हर एक महिला के मन में चले कि हमें ये बदलाव चाहिए, क्योंकि महिलाओं की दिक्कत हम थोड़ा ना समझते हैं, तो महिलाओं को कुछ बदलाव चाहिए ना, तो वो बदलाव क्या क्या है। तो महिला आंदोलन करता है महिलाओं के अपने जीवन सामान्य व समान अधिकारों से है। महिलाओं के साथ जीवन में कई प्रकार के भेदभाव होते हैं, जैसे कार्य में भेदभाव, दहेज प्रथा आदि। अब देखो दोस्तों, जहाँ पर जॉब करती है महिला, वहाँ उसके साथ क्या होता है, हैरेसमेंट होता है। हैरेसमेंट मतलब उसके ऊपर उसको कोई कहीं ना कहीं तकलीफ देता है, या उसको कहीं सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, या उसे कहीं ना कहीं गलत लगता है, जिस वजह से वो काम पे ही नहीं जाती। तो इसका मतलब क्या है, वो उसके साथ हो रही समस्या है, तो उसके लिए भी वो आंदोलन कर सकती है कि हमें एक सेफ प्रोटेक्टिव माहौल चाहिए। उसके बाद में दोस्तों दहेज प्रथा, कि भाई महिलाओं को ये सोचना पड़ता है कि शादी जैसे वो पैदा होती है तो उसके माँ बाप जो नहीं जोड़ सकते दहेज, वो उसे ताने देते हैं कि भाई तेरे लिए दहेज जोड़ना है, ये करना वो करना, जिससे उसके ऊपर पड़ता है कि मैं पैदा ही क्यों हुई, ऐसा कुछ ख्याल आए। तो यहाँ पर ये बताएगी कि जो सामना वो अपने जीवन में करती है उसके लिए वो आंदोलन करती है, तो उसे कहेंगे महिला आंदोलन। अब बात करते हैं भूदान आंदोलन की। ये संत विनोबा भावे द्वारा सन 1991 आरंभ किया स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। इनकी कोशिश थी कि भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानून के जरिए नहीं हो, बल्कि जन भागीदारी की सफल कोशिश की जाए। जिनका मूल नाम विनायक नहरी भावे था। वे भारत में भूदान सर्वोदय आंदोलन प्रेरणा के रूप सुपरिचित थे। भूदान आंदोलन विशेषता यह चलाई गई थी जो सरकार कोशिश कर रही है सामाजिक और जमीन सुधार की लोग खुद करे, और जिन लोगों के पास साधन नहीं कि बेटी के विवाह कर सके वह भी आंदोलन में भाग ले। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर बोला गया कि वह अपनी बेटी का विवाह ना कर सके वह भी आंदोलन में भाग ले। अब भी देखो, यहाँ पर बताया गया है कि भूदान आंदोलन मतलब आप भूदान करो, ठीक है, उससे फिर क्या होगा, जन भागीदारी आएगी, लोग इस तरह से इससे पैसा आएगा, और इसमें भूदान का मतलब होता है इस सभी पैसों से कहीं ना कहीं विवाह कराना। महिलाओं जो मतलब गरीब हो गई या जिनके महिलाओं के लिए आज भी आप देखते ही हो ना कि किस तरीके से लोग सामूहिक विवाह करवाते, जो जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, ताकि उन महिलाओं के ऊपर बोझ ना पड़े, माँ बाप के ऊपर बोझ ना पड़े। तो ऐसी बात बताई गई थी कि भाई आप दान करो, उस दान से फिर इस चीज़ का आंदोलन किया गया कि भाई आप दान करो। उस आंदोलन में सबने दान करी, उससे पैसा आया और उससे विवाह में लड़कियों की मदद की गई। तो एक तरीके से यहाँ हम समझ सकते हैं कि भाई उन्होंने महिलाओं के लिए एक अच्छा किया कि भाई जो महिलाएं या बच्चे जो हो या फिर जो बेटी हो उसके लिए बोझ ना बने। आज के टाइम में सरकार क्या करती है, सरकार उसकी पढ़ाई लिखाई पे या फिर लाडली योजना, कई तरह की योजना हर राज्य में चल रही है। कई राज्यों में सिक्का दिया जाता है शादी पर, कुछ दिया जाता है। सरकार क्या कोशिश करती है कि जो इस महिला की शादी का खर्चा है वो इसके बाप पर ना पड़े, इसके पिता पर ना पड़े, इसके परिवार पर ना पड़े, ताकि लोग महिलाओं को या फिर जो बच्ची पैदा हो रही है उस पर वो ना करे, उस पर दुख ना देता, ये महिलाओं को एक बोझ ना समझे। अब मैं आपको बताता हूँ एक कानून जो मैंने कहीं सुना था, हाँ आपका सावधान आता है, या एक भारत सवर्ण कुछ आता है जो आमिर खान एक प्रोग्राम करते हैं, उसमें मैं देख रहा था, उसमें बताया गया था कि बाहर के देशों में क्या होता है कि वहाँ पर आप जन्म से पहले बच्चे के बारे में पता लगा सकते हो कि बेटा है या बेटी, परंतु भारत में आप नहीं पता लगा सकते। क्यों दोस्तों? क्योंकि हमारे इधर लोग उसको मार देते हैं, ये एक दंडनीय अपराध है। तो यहाँ पर ये बताइए कि हमारी मानसिकता ऐसी नहीं कि ये अपराध वहाँ के लिए बन चुका है हमारे लिए, वरना तो ये नॉर्मल चीज़ है कि आप पता लगा लीजिए, फिर आप उसको पता लग जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ पर ये अपराध है क्योंकि लोग मार देते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई दोस्तों कि भाई हमारे देश की, हमारी सरकार की कोशिश रहती है कि भाई किसी न तरीके से आप भेदभाव मत करो, महिलाओं के साथ पुरुष के साथ भेदभाव मत करो, चाहे आप इसको जैसे मर्जी इस कानून को या इस चीज़ को दिमाग में लाए। अब बताया गया है नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये महिलाओं के द्वारा चलाया गया आंदोलन था, ये महिला के लिए आंदोलन चलाया गया था, ठीक है दोस्तों, भूमि सुधार। लेकिन दूसरा जो था वो नर्मदा बचाओ महिलाओं ने चलाया था। भारतीय सामाजिक आंदोलन है जो नर्मदा नदी के पास कई बड़े बांध परियोजना के खिलाफ आदिवासी, किसानों, पर्यावरणविदों और मानव अधिकार कार्यकर्ता द्वारा चलाया गया, जो गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों से होकर बहती थी। इसके संस्थापक मेघा पाटकर थी। इस आंदोलन में महिला की विशेष भागीदारी थी। तो देखो दोस्तों, नर्मदा बचाओ आंदोलन में क्या हुआ था कि नर्मदा नदी के पास डैम बन रहा था जिससे कई गांव उड़ जाते, और इन सब जगहों पर लोगों ने क्या किया था, तो भाई
इस आंदोलन को बचाने के लिए सबसे आगे लेडी आई थी, और इसमें जो आगे लीडर के रूप में आई थी वो मेघा पाटेकर जी आई थी। तो इससे ये पता चला दोस्तों कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था वो एक महिला ने इसे वो किया, और इसमें महिलाओं की भागीदारी रही। तो यहाँ से ये पता चलता है कि ये महिलाओं द्वारा आंदोलन था जो पर्यावरण के लिए किया गया था। ताड़ी विरोध आंदोलन आंध्र प्रदेश के गुंटूर राज्य, मतलब आंध्र प्रदेश राज्य में गुंटूर क्षेत्र में, जहाँ पर ताड़ी पीकर लोगों की आंखें खराब हो रही थी, और वो ताड़ी जो जगह जहाँ पे ताड़ी पी रहे थे वो दुकान कोई बंद नहीं करा पा रहा था। ऐसे में महिलाएं गई सारी इकट्ठी होकर और उन्होंने इसे तोड़ दिया। ऐसे ही सेम हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन सब जगहों पर भी किया गया, जिसे मदिरापान व ताड़ी विरोध आंदोलन कहा गया। अब दोस्तों बात हम करते हैं कि हमें क्या क्या अब तक समझ में आया। तो हमने अब तक ये समझ आया है कि भाई महिलाओं की स्थिति क्या है, एक्चुअल क्या है, उसके साथ क्या उसके साथ किस वजह से पिछड़ी हुई है, पिछड़ी होने के बाद कौन कौन से आंदोलन हुए। तो भूदान आंदोलन हुआ, नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ, ताड़ी विरोध आंदोलन हुआ। अब हमें देखना है कि आगे कि 1980 के दशक में हिंसा, दहेज उत्पीड़न, बच्चों के यौन उत्पीड़न, सामूहिक बलात्कार जैसी कई घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। ठीक है दोस्तों, अब ये नई प्रॉब्लम आ गई कि दहेज में मारने लग गए, हिंसा करने लग गए। ठीक है, बच्चों के यौन उत्पीड़न, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों के साथ गलत करना। ठीक है दोस्तों, उनको सेक्सुअल हरेसमेंट करना, उनके बारे में पता न लगना, सामूहिक बलात्कार, ये सब चीज़ बहुत बढ़ने लग गई। और महिलाओं को कई बार ऐसी घटनाएं आई कि दहेज के उन्हें जला दिया गया। इससे सरकार ने ऐसे कानून बनाए कि योजनाएं व कानून बनाए, महिला लड़कियों को गुड टच बैड टच सिखाया, उन्हें सेल्फ ट्रेनिंग दी, दहेज के खिलाफ कानून आदि बनाए। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि भाई ये चीज़ें आई तो सरकार ने इस पर ये काम किया। सरकार ने ऐसी चीज़ों के लिए भाई तुरंत 1980 में जैसे घटनाएं जब बढ़ रही थी दिन पर दिन, तो सरकार ने ट्रेनिंग दे दी, स्कूलों में जाकर ये सब बताया कि आपके साथ ऐसा हो तो ये करिए, वो करिए, सेल्फ ट्रेनिंग बताया कि भाई कहीं ना कहीं दहेज के खिलाफ, ये सब खिलाफ, कि आप कानून के खिलाफ आवाज़ उठाइए अपने साथ जो गलत हो रहा है। वैसे तो हमारा संविधान काफ़ी मजबूत है। महिलाओं को अनुच्छेद 14, 15, 14 में क्या है, समान संरक्षण, 15 में क्या है, समानता, 325 में पुरुषों महिलाओं को चुनाव में खड़े होने का अधिकार, 26 में वयस्क मताधिकार, 326 में, तो ये सब क्या है, महिलाओं को बराबरी का अधिकार दे रहे हैं ना, कहीं भी भेद तो नहीं करता हमारा संविधान। इसके बाद 1993 में सरकार ने 73 और 74 संशोधन द्वारा 33% महिलाओं के लिए सीट आरक्षित कर दी कि भाई गाँव में जो पंचायत के चुनाव होते हैं और नगर निगम के चुनाव शहरों में होते हैं, उसमें 33% महिलाएं ही चुनाव लड़ेंगी, उस जगह पर पुरुष नहीं लड़ सकते। तो इससे क्या होगा कि लोकल लेवल पे महिला आएगी, फिर वो आगे बढ़ेगी, तो फिर वो राज्य के लेवल पे काम करेगी, उनको देखकर धीरे धीरे महिलाएं लीडर के रूप में सामने आएंगी। परंतु वहाँ भी दिक्कत है, वहाँ भी महिला आ तो जाती है लेकिन काम उनके लिए पुरुष ही करते हैं। तो यहाँ पर महिलाएं अभी भी कहीं ना कहीं पीछे रह रही है। अब हमने अब तक समझा क्या है, तो हमने यही समझा कि भाई 1980 में कई सारी समस्याएं आई, ये सब चीज़ें जो महिलाओं के खिलाफ जो कार्य था, जो उनके साथ हिंसा थी वो बढ़ रही थी, उसके लिए सरकार ने कई कई कानून बनाए, और उसका संविधान तो हमें अधिकार देता ही है। अब 1993 में राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत, तो देखो दोस्तों, इन सबसे टेंशन हो गई कि भाई महिलाएं सुरक्षित नहीं है, दुनिया में बेइज्जती हो रही थी, भारत इतना बड़ा 7वां देश है, और अभी भी आप देख लो साल में 2-1.5 साल में ऐसी हीनियस क्राइम हो जाता है कि आप देख नहीं सकते, आप समझ ही नहीं पाएगा कि ये क्या इंसान, कैसे इंसान है। उसके बाद वो चीज़ छोड़िए आप, उसके बाद आप देख लीजिए, अखबार देख लीजिए, कुछ तो ऐसी खबरें आती है कि बस दिमाग को हिला ही देती है यार वो। तो इसका मतलब क्या है कि डर खत्म है, या फिर हम कह सकें कि हमारे कानून में कमियां हैं। हम पता चलता है कि वो इतने काम कर चुका है, फिर भी वो बाहर था और फिर इसने ऐसा काम किया। तो इसका मतलब क्या है कि वो बाहर क्यों था भाई, क्यों आज के टाइम सबूत कम पड़ रहे, क्यों फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है। तो ये सब चीज़ें बात की गई, लेकिन तब भी धीरे धीरे हम काम कर रहे हैं। इसके लिए हमें बहुत जल्दी काम करना है, क्योंकि महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल नहीं देंगे तो वो आगे नहीं आएंगे, आगे नहीं आएंगे तो हमारा देश पीछे रहता रहेगा। क्योंकि भाई वो पार्टिसिपेशन, उसका पार्टिसिपेशन बहुत 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 ज़रूरी है। राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन, भारतीय संसद द्वारा 90 में पारित अधिनियम 10 जनवरी 1992 में एक संविधान निकाय बनाई गया, एक संवैधानिक बॉडी बनाई गई, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई, जो ये काम करती थी कि महिलाओं के कानून की सुरक्षा का उपाय करेगी। अगर आज के टाइम में कहीं भी महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, जहाँ पर पुलिस या उधर का काम नहीं हो रहा, तो वहाँ पर अगर आप नेशनल कमीशन वुमेन को इस चीज़ की जानकारी देंगे तो वो इसके लिए बहुत काम करती है। अब मैं आपको उसके काम के बारे में बताता हूँ, क्योंकि नेशनल कमीशन वुमेन पे भी क्वेश्चन आ जाएगा कि इसमें भारतीय महिलाएं आंदोलन के बारे में बताइए, NCW को प्रकाशित कीजिए, या
राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में प्रकाश डालिए। तो देखो दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य भारत में महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करना है, कि महिलाओं को उसके अधिकार मिल सके, उनके मुद्दों और चिंताओं के लिए एक आवाज़ प्रदान करना है, कि उनकी चिंता, उनके जो मुद्दे उनको लाया जा सके, उनके लिए दहेज, राजनीति, धर्म, नौकरी में महिलाओं के लिए प्रतिदिन श्रम, कि वो नौकरी सही से कर सके, राजनीति में आ सके, धर्म में आ सके। पर देखते ही हो गए आपकी कई जगह पे मंदिरों में जहाँ पे इनको हक नहीं था, अधिकार नहीं था, वहाँ ये गए हैं। कई तरीके से महिलाओं के शोषण को शामिल किया जाता है, कि महिलाओं का कहीं शोषण ना हो, महिलाओं के खिलाफ पुलिस दमन, महिलाएं जहाँ पर पुलिस गाली गलौज ना करें, उसकी एक गरिमा और उसकी समानता को बचाती है ये अलग अलग तरीक़ों से। ठीक है दोस्तों, बलात्कार पीड़ितों के राहत और पुनर्वास, कि भाई वो जो जिसके साथ बलात्कार हुआ है उसको राहत दिलाया जाए, उसको कहीं ना कहीं एक कंफर्ट में लिया जाए, उसे सही बनाया जाए, समाज में उसके लिए कुछ किया जाए। पुनर्वास, उसे दोबारा उसको जीवन उसको दिया जाए, उसको अलग तरीके से बसाया जाए। फिर उसके बाद में राष्ट्रीय महिला आयोग की महत्वपूर्ण आप्रवासी, जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में आते हैं, पतियों के जुल्म, धोखे का शिकार, महिलाओं की कानूनी सहायता, ये सब काम दोस्तों नेशनल कमीशन वुमेन का है, राष्ट्रीय महिला आयोग का है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय महिला आयोग क्या क्या काम करती है बहुत रूप से आपने देख ही लिया। अब आयोग के कार्यों में संविधान तथा अन्य कानून के अंतर्गत महिलाओं के लिए औपबंधित सुरक्षा उपाय की जांच और परीक्षा करना है। वो देखती है कि भाई जो कानून सरकार लाती है महिलाओं के लिए क्या वो हो रहा है, साथ ही उनके प्रभावी कार्यान्वयन के उपाय सरकार को सिफारिश करना। वो बताती है कि भाई इसके अंदर आप ये बदलाव करिए ताकि महिलाओं को और अधिकार मिल सके। इसके अलावा संशोधन की सिफारिश करना, कि कानून में कौन कौन से बदलाव होने चाहिए कमी को दूर करने के लिए। जैसे आपको कहीं उनको लगता है कि भाई ये चीज़ दिक्कत हो रही है महिलाओं के साथ, तो वो बताती है कि आप ये चीज़ करिए। मतलब महिलाओं का मेन रूप से सारा हिस्सा या फिर महिलाओं के लिए सारी आवाज़ ये उठाती है। शिकायतों पर विचार करने के साथ साथ महिलाओं के अधिकारों के वंचन से संबंधित मामलों पर अपनी ओर से ध्यान देना, प्राधिकारियों के मुद्दे उठाना शामिल, कि भाई जो मुद्दे होते हैं उसे आगे लेकर जाती है। किसी ने जैसे मान के चलिए, मैंने एक दो चीज़ आपसे शेयर करता हूँ। जैसे एक बार क्या हुआ था कि एक कॉमेडियन ने बोल दिया था कि जैसे कि एक मजाक, कॉमेडी देखिए, कॉमेडी देख मजाक का वो है, उसमें उसने बोल दिया कि भाई हमारे देश में इतने गड्ढे हैं कि अगर किसी जैसे कोई बैठा हो तो अगर किसी के पेट में बच्चा हो तो उस गड्ढे में ऊपर नीचे करते करते बच्चा बाहर आ जाए। ठीक है, ऐसा ही कुछ आसपास था। अब मैं उससे गलत बोल रहा हूँ तो मुझे नहीं पता। उस पर क्या हुआ, उस कॉमेडियन के खिलाफ पूरा कमीशन वुमेन ने उस पर कार्य कर दिया, उसको बिल्कुल उसके घर के धरना दे दिया, सरकार से सिफारिश कर दी, उसकी रिपोर्ट करवा दी। तो मतलब वो महिला की गरिमा के लिए क्या ना, कि भाई महिलाओं के लिए आपने ऐसा भद्र टिप्पणी कैसे कर दी। ठीक है, उसके बाद में कोई ऐसा बोल देता है कि किसी महिला को गलत बोल देते हैं, राजनेता तो उनके ऊपर रहता है। तो महिलाओं का बहुत ध्यान रखती हैं ये। भेदभाव और महिलाओं के प्रति अत्याचार के कारण उठने वाली विशेष समस्याओं अथवा परिस्थितियों की सिफारिश करने के लिए अवरोधों की पहचान करना, महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजना बनाना, भागीदारी सलाह देना, उसमें की गई प्रगति का मूल्यांकन करना, कि भाई महिलाओं के खिलाफ जो भेदभाव हो रहे हैं, जो अत्याचार हो रहे हैं, उसकी सिफारिश करो, पहचान करो कौन सी दिक्कत आ रही है, और उसके लिए समाज में एक काम करो और उसका सामाजिक आर्थिक विकास हो सके, वो भी अपना घर चला सके, ऐसी चीज़ें बताओ। साथ ही कारगर रिमांड गृह महिलाओं के अभिरक्षा में रखा गया जाता है, कि भाई देखो जैसे महिलाओं को कभी पुरुष के अंडर ना दिया। जैसे मान लो महिला ने कोई क्राइम भी किया तो उससे पुलिस वाला ना परेशान करे, वो जहाँ पर रहे वहाँ पर कोई महिला उसकी सुरक्षा करे, कभी उसको साथ कहीं ना कहीं उसको हमेशा महिला के आसपास रहना चाहिए, उसके साथ जो कोई गलत चीज़ ना हो सके, जहाँ कहीं आवश्यक हो उपचारात्मक कार्यवाही हो, इनके अधिकारों में शामिल। आयोग का संविधान अन्य कानूनों के तहत महिलाओं के रक्षा उपाय संबंध तो रक्षा करना महिलाओं की जिम्मेवारी है। तो देखो दोस्तों, मैंने टोटली यही बात हो रही थी, इसलिए मेरा बार बार वही समझाने का भी वो अलग हो रहा था। तो यहाँ पर आप ढंग से देखेंगे तो नेशनल कमीशन वुमेन का काम है महिलाओं के लिए हर एक काम करना ताकि महिला कंफर्ट हो सके। ठीक है दोस्तों, अब महिलाओं के लिए उठाए गए कदम, महिलाओं के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं, कि भाई स्पेशल कोर्ट बनाएं ताकि महिलाओं को जल्दी जल्दी न्याय मिले। उसके पति से झगड़ा होता है, कुछ गलत होता है, कोई भी उसके गलत चीज़ होती है तो उसे स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए ताकि जल्दी फैसला आ सके, फास्ट ट्रैक कोर्ट। सरकारी कार्यालय में महिलाओं की भर्ती, सरकार कोशिश करती है कि महिलाओं की ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती हो, तो इसीलिए उसके लिए छूट देती है। कॉलेजों में, स्कूलों में, हर तरीके से नई नई योजनाएँ बनाती है। न्यायालयों में महिलाएं जन जागृति कार्य मंच होते हैं, हर जगह स्कूलों में जाते हैं, कई जगह प्रोग्राम करते हैं, महिलाओं को जगाते हैं, महिलाओं को जानकारी देते हैं कि उनको अधिकारों के सामने आना चाहिए, किससे उन्हें मिलना चाहिए, कैसे उनको किसी भी चीज़ की शिकायत करनी चाहिए। महिला शिक्षा जो एक वुमेन एजुकेशन होती है वो महिलाओं को दिया जाता है, महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की जाती है। तो ये सब प्रयास है जो सरकार द्वारा उठाए गए हैं, परंतु इन सभी के बाद भी हमारे समाज में और हमारे दिमाग में बदलाव की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया कि हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या पढ़ा, क्या अब तक हमारे दिमाग में घुसा। तो अब हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं सारा का सारा एक
हवा की तरह समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि दुनिया भर में महिलाओं के साथ क्या क्या हो रहा था, महिलाओं की स्थिति क्या है। अब महिलाओं के लिए भाई भारत में क्या क्या हुआ, भारत में किस तरीके से महिलाओं के बारे में सोचा जाता है, क्या उसके साथ विभेद किए जाते हैं। फिर उसके बाद में हम होते हैं कि भाई महिलाओं के लिए क्या क्या किया, महिलाओं ने कौन कौन से आंदोलन किए, महिलाओं के आंदोलन के बाद क्या क्या चीज़ें नई नई घटनाएं सामने आई, फिर क्या क्या उसके सरकार ने उपाय किए। परंतु इन सभी के बाद भी हमारा दिमागी और हमारा समाजी रूप बदलना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया या कोई दिक्कत हुई, कोई ऐसे पॉइंट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं। इसके अलावा दोस्तों अपना ध्यान रखें। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कैसी लगी वीडियो, जहाँ कोई कमी पेशी है ज़रूर बताएं। जय हिंद।